स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालो तुम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। तो आज सिंपली बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ही चलेगा, जो तुम लोग क्लास 9th में पढ़े होगे ना इस चैप्टर के बारे में। यस। जो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तुम लोग ये बताना। ये सब तो पहले ही पता होगा, 9th में डिटेल में ये सब पढ़े हो तुम लोग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सुने हो या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सुने। ये सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जो एटम के बारे में बताया था, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या मैटर के बारे में बताया था, वो डाल्टन ही था। ठीक है। कुछ कुछ ये अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था कि कोई भी मैटर जो है बहुत, ये सिंपली सिंपल वर्ड्स में बता दे रहे हैं। ये सब तुम लोग को पता है, लिखने का जरूरत नहीं है ये सब। ठीक है, तो बस रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो ये क्या बोला था कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटम्स बोलते हैं। ठीक है। और ये भी बोला था कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है। बोला था ना, इनडिविजिबल मतलब उसको फर्दर हाँ, उसको फर्दर छोटे पार्टिकल्स में और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। वही सबसे छोटा पार्टिकल होगा। ठीक है, वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है ना? और क्या क्या पॉइंट था इसमें बताओ, ये जो पढ़े होगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये बोला था कि कोई भी सेम एलिमेंट का अगर एटम्स होगा तो वो सिमिलर होगा। ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स जो होगा वो डिसिमिलर होगा, मतलब उनके प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम के जितने भी सारे एटम्स होंगे तो वो सारे तो एक जैसे ही होंगे ना, क्योंकि सोडियम का जो मास होगा तो सारे एटम का मास तो सेम होगा। उनका जो प्रॉपर्टी होगा, सोडियम के सारे एटम का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। उसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम का अगर हम लोग बात करें, तो सोडियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज, अगर इन दोनों के एटम्स के बारे में बात करें तो इन दोनों के एटम्स सेम होंगे क्या? नहीं। तो ये बोला था कि डिसिमिलर एटम्स के प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे, या डिफरेंट एटम्स के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। तो ये सारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। अब ये बताना कि डाल्टन का थ्योरी फेल क्यों हुआ था? सर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि वो 18th सेंचुरी की बात है। जब 19th सेंचुरी आया तो उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग एक्सपेरिमेंट आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, वो लोग क्या किया कि एटम, डाल्टन जो बोला था उसके स्टेटमेंट को वो फेल कर दिया। डाल्टन बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन 19th सेंचुरी में जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन सा था? प्रोटॉन। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या था वो? न्यूट्रॉन। अब इन तीनों का डिस्कवरी पता है ना कौन कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बोलो। जे थॉमसन। ये एक्सपेरिमेंट भी तुम लोग एक पढ़े होगे, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे हुआ था। ठीक है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था बताओ? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। हाँ। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी? चैडविक। हाँ, जेम्स चैडविक। ठीक है, चलो। तब इसमें तुम लोग पढ़े होगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट था। तो एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, याद है तुम लोगों को? यस सर। यस बताओ तो उसमें क्या हुआ था? सर, एक वैक्यूम सा ट्यूब में वो चलो एक चल रहा ले है। लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब उसको बोला जाता है।
ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब था इस टाइप का, ग्लास का ट्यूब था डिस्चार्ज ट्यूब, और इसमें दो मेटालिक रॉड, और डिस्चार्ज ट्यूब जो था इसको ऑलमोस्ट वैक्यूम कर दिया गया था। मतलब इसमें क्या था कि जितने भी एयर थे ना ये सारा इधर टू वैक्यूम पंप, वैक्यूम लगा के ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत एयर बचा हुआ था, मतलब बाकी सारे एयर इसको निकाल दिया था, तो वैक्यूम जैसा ऑलमोस्ट क्रिएट कर दिया था। और इसमें दो मेटल के प्लेट्स लगाए गए थे दोनों एंड पे, जिसको कि इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, और इसको बहुत ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया था। ठीक है, हाई वोल्टेज से ये इस टाइप का कनेक्ट किया गया था। हाँ, ये हाई वोल्टेज है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट से ये ज्यादा था। क्लियर है? अब देखो, ये जो नोटेशन पता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे, बड़ा वाला लाइन जो है ये प्लस होता है और छोटा वाला लाइन माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो प्लस वाले एंड से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड या एनोड? बताओ तो। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड। होता है? एनोड होता एनोड है। तो ये, हाँ, तो ये वाला हो गया इस एंड पे, और जो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है वो कैथोड हो गया। आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, यस। sir. हाँ चलो, तो अब इसमें बताओ यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया था, बताओ तो। जैसे ही इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया तो यहाँ पे देखो कुछ रेज यहाँ से निकलना स्टार्ट किया। ठीक है, वो कैथोड से, वो एक्चुअली रेज विजिबल नहीं थे, इनविजिबल रेज थे, तो आंख से तो वो दिख नहीं रहा था। तो आंख से दिख नहीं रहा था तो उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया गया, बताओ? उसको प्रूव तो वहाँ कैसे पे किया गया? गैस गैस वहाँ पे दे दिया गया था। सो नहीं, गैस तो वो Sir, तो गैस zinc मॉड, sulfide. Sir, हाँ zinc जिंक सल्फ, sulfide मतलब ये क्या किया गया यहाँ पे, जो एनोड लिया गया था ना, ये जो एनोड था, मेटालिक रॉड जो था एनोड वाला, इसको परफोरेटेड किया गया। परफोरेटेड समझते हो? हम्म, Yes, sir. Yes, sir. क्या यस होता है सर। परफोरेटेड? मतलब उसमें छेदा. छोटे छोटे होल्स बनाए गए। Holes. ठीक है, और ये रेज यहाँ से इनविजिबल था, तो इनविजिबल था तो वो आंख से नहीं दिख रहा था, तो आंख से नहीं दिख रहा था तो उसको प्रूव करने के लिए एक तरीका यही अपनाया गया कि एनोड को परफोरेटेड किया गया, और एनोड के एंड पे क्या किया, जो इसके एंड पे जो ट्यूब था डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें पीछे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक मटेरियल अप्लाई किया गया, कोटिंग डेवलप किया गया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल समझते हो ना? Yes. मतलब उसमें अगर कोई भी रेडिएशन अगर उसको उसके सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पीछे तैयार किया गया। तो यहाँ क्या देखा गया कि जैसे ही इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया, हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया गया, ये क्या हुआ कि इस साइड जो है ये वाला स्क्रीन अचानक से ग्लो करने लगा। तो अचानक से अगर अपने आप तो वो ग्लो करेगा नहीं, करेगा क्या अपने आप ग्लो? नहीं, sir. तो इससे ये प्रूव हुआ कि ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ रेस आके स्ट्राइक कर रहा है इधर वाले सरफेस पे, तभी वो ग्लो कर रहा है। और ऑब्वियसली इस एंड पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब वो रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा, कैथोड से या एनोड से? ऑब्वियसली वो रे किसकी तरफ से आ रहा होगा? कैथोड की Cathode. तरफ से ही Cathode. कैथोड की तरफ से आ रहा होगा। तो इसलिए ये बोला गया कि ये जो रेज होते हैं कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा था, इसलिए इसका नेम क्या रखा गया? कैथोड रेज। Cathode क्या ray. बोला? ठीक है, और बोला गया कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? कैथोड से, और किसकी तरफ मूव कर रहा है? Anode. Anode. एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो नेम इसलिए रखा गया था इसका कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा था। दूसरा चीज, इसका प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम लोग, मतलब कैथोड रेज का। तो और दूसरा प्रॉपर्टी ये जो था रेज, कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब तक इसके अराउंड हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक ये रेस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल Straight कर रहा line होगा। follow by. ठीक है, दिस रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक, तो यहाँ पे अब देखो कैथोड रेस का नेचर कैसे पता किया जाए, कि ऑब्वियसली ये
देखा गया कि कैथोड रेज तो ओरिजिनेट हो रहा था कैथोड से और एनोड की तरफ मूव कर रहा था। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रेज एक्चुअली में न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अप्लाई किया गया तो एक साइड पॉजिटिव प्लेट लगाया गया और दूसरे एंड पे नेगेटिव प्लेट लगाया गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये ऑब्जर्वेशन दिखा, ये सारे रेज जो है अब जो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ये सारे किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ बताओ, तो ये रेज जो है ये न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव है, नेगेटिवली? नेगेटिवली चार्ज। Negatively charged. क्योंकि अगर वो न्यूट्रल रहता तब तो अनअफेक्टेड रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर भी देते तो उसमें कोई डेविएशन आता क्या? No, sir. नहीं आता, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते रहता। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली उस कैथोड रेज में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये देखा गया कि रेज का डेविएशन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ होने लगा। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि कैथोड रेज जो है किस टाइप का पार्टिकल कंसिस्ट करेगा, बताओ तो? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको क्या बोला गया, उसी को नेम दिया गया Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ यहीं से आया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। अब कैथोड रेज का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था, ये तीन तो है ही, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच में डिफरेंशिएट करता है। कि शुरुआत में ये टेस्ट जो किया गया था ये हाइड्रोजन गैस के साथ किया गया था। ठीक है, लेकिन ये बोला गया कि जब गैस को चेंज करके जब देखा गया, ठीक है, शुरुआत में हाइड्रोजन गैस के साथ ये टेस्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोजन गैस के समय जो कैथोड रेज निकल रहे थे उसके प्रॉपर्टीज को उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया था। अब बाद में क्या किया गया, उस गैस को चेंज किया गया, मान लो हाइड्रोजन की जगह कुछ अलग गैस डाल दिया, हीलियम डाल दिया। उस केस में भी जो कैथोड रेज जनरेट हो रहा था उसका प्रॉपर्टीज भी जब मैच किया गया हाइड्रोजन वाले से तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रहा था या सेम था, बताओ तो? सेम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज का जो प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, वो नेचर ऑफ द गैस पे क्या था, इंडिपेंडेंट था। मतलब गैस अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले लें तो वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, गैस कोई भी हो, कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज हर एक केस में क्या था, सेम था। या फिर हम लोग इलेक्ट्रोड जो ये है, ये तो किसी मेटल से ही बना हुआ होगा ना, इलेक्ट्रोड जो होता है ये तो मेटालिक रॉड ही यूज करते हैं ना हम लोग। तो मेटालिक रॉड को भी मान लो शुरुआत में इनिशियली कॉपर का रॉड लिए, तो उस रॉड को चेंज करके सिल्वर का रॉड भी लिया गया या फिर दूसरे मेटल का भी रॉड लिया गया, तो फिर भी उसका प्रॉपर्टीज जो है कोई भी केस में चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, बताओ किस पे इंडिपेंडेंट होगा? गैस एंड इलेक्ट्रोड। Nature of हाँ, material. ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड द इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ द गैस या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे ये डिपेंड नहीं कर रहा था। गैस अगर चेंज भी कर दें हम लोग तो उस केस में कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअली कैथोड रेज में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो रहे थे ना। कैथोड रेज का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या था, इलेक्ट्रॉन ही था, उसकी वजह से ही नेगेटिवली चार्ज था। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो कोई भी गैस से निकलेगा, हाइड्रोजन से निकले या हीलियम गैस से निकले, इलेक्ट्रॉन का नेचर चेंज होगा क्या? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, उसका मास उतना ही फिक्स्ड रहेगा, उसका चार्ज जो है वो फिक्स ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा क्या? अगर मान लो ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन गैस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा या और हीलियम गैस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वो डिफरेंट होंगे क्या? नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से निकले या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकले, उसके प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगा ना, उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे क्या? नहीं होंगे डिफरेंट।
सेम रहेंगे, तो इसलिए ये बोला गया कि कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस से निकले इलेक्ट्रॉन्स का नेचर चेंज नहीं होता है, इसलिए कैथोड रेज का प्रॉपर्टी जो है वो नेचर ऑफ द गैस या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है, उस पर इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो तो ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ये पढ़े ही होगे तुम लोग ये सारा चीज। तो ये था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जो था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। तो इससे ये फाइंड आउट हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, मतलब सारे एटम्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, सारे एटम्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? देख लो, इसके प्रॉपर्टीज तुमको पूछा जाता है स्कूल में, पूछा जाएगा एनोड रेज और कैथोड रेज के बीच में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना जरूर। कोई डाउट है तो बोलो। हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है सर, आवाज आ रहा है। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। लिखना है क्या इसको? लिख लियो। हेलो, Yes, sir. बोलो। ये पढ़कर लिख लेंगे। चलो ठीक है, लिख लेना, बाद में भेज देंगे पीडीएफ, तो लिख लेना। चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज वाला। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये बताओ तुम लोग, जल्दी जल्दी बताओ, तो इसमें डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी वही था। देखो, प्रोटॉन में ये सेम एग्जैक्टली सेम अपैरेटस यूज किया गया था। यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि कैथोड यहाँ पे परफोरेशन किसका किया गया था? कैथोड, ये एनोड का किया गया था। परफोरेटेड किसको बनाया गया था? एनोड को बनाया गया था। लेकिन जब एनोड रेस का डिस्कवरी हो रहा था, तो उस समय परफोरेशन किसके एंड पे किया गया? कैथोड की तरफ। ठीक है, कैथोड। क्योंकि यहाँ पे एनोड रेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनोड रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनोड रेस मतलब नाम अगर एनोड रेस है, तो इसका मतलब वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा होगा? बताओ तो। Anode. और हाँ, ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड से हो रहा है, और ये किसकी तरफ मूव करेगा? एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो इसलिए इस केस में अब परफोरेशन कहाँ पे किया गया था? कैथोड के एंड पे किया गया था, और जिंक सल्फाइड का कोटिंग जो है वो कैथोड के पीछे लगाया गया था, ताकि वो हमको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो रेज एनोड की तरफ से आ रहा है और कैथोड की तरफ स्ट्राइक कर रहा है वो। ठीक है, तो ग्लो जो इस बार सरफेस करेगा वो कैथोड की तरफ का करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एनोड रेस था। एनोड रेस का दूसरा नेम भी है, इसको कैनल रेस भी बोला जाता है। सर इसका ओरिजिन तो पर शायद गैसियस आयंस था ना? क्या चीज बोल रहे हो? सर कैथोड रे का तो ओरिजिन तो गैसियस आयन था ना शायद? ओरिजिन? हाँ हाँ हाँ, गैसियस आयंस के मॉलिक्यूल, वो बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनोड रेस का दूसरा नेम क्या था? कैनल रेस भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कैनल रेस भी दिया जाता है, तो कैनल रेस कुछ नहीं, वो एनोड रेस का ही सेकंड नेम। ठीक है ना? चलो, तो इसमें एक्चुअली क्या था कि प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी ये देखो, मतलब इसमें यही है कि एनोड रेस जो होगा ओरिजिनेट हो रहा है एनोड से और कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट वही होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये रेस जो होंगे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट उसका था वही सेम होगा इसमें भी। हम लिख नहीं रहे हैं, वो तुम लोग पढ़े होगे, वो एनसीईआरटी में भी देखोगे दिया हुआ है, बुक में भी तुमको मिल जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, हम एक एक बार बता दे रहे हैं सर। तो सेकंड पॉइंट वही हो गया, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा पॉइंट कि इसका प्रॉपर्टी भी, जैसे कैथोड रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो इस बार रेस किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए? बताओ तो। पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट की तरफ? Negative. नेगेटिव प्लेट। ठीक है,
कैथोड रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन एनोड रेस का डिफ्लेक्शन किसकी तरफ आया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि एनोड रेस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो उनके अंदर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कि एनोड रेस क्या बोला गया कि एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और जिसको नेम दिया गया प्रोटॉन दिया गया। तो एक्चुअली ये देखो प्रोटॉन नेम इसलिए आया था, देखो क्योंकि देखो जैसे मान लो हम बताएं कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये कौन से गैस के थ्रू किया गया था, कौन सा गैस यूज किया गया था बताओ तो? कौन सा गैस यूज किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब में? शायद हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन गैस यूज किया गया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन H2 गैस मॉलिक्यूल्स होगा, जब इसको हम लोग हाई टेम्परेचर या हाई इलेक्ट्रिसिटी से पास करोगे, हाई वोल्टेज से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये अपने एटम्स में डिसोसिएट होता है। ठीक है, एटम्स में डिसोसिएट हो गया और फर्दर ये क्या होता है कि ये आयनाइज होने लगते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स में ब्रेक होगा और एटम्स में ब्रेक होने के साथ वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज समझते हो ना, अपने आयंस में वो ब्रेक होते हैं। तो आयंस में ब्रेक होने का मतलब ये क्या हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम होगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तो? हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एक। So हाइड्रोजन एटम के पास 1। हाँ 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे अगर बाहर निकल गया तो ये H+ बचा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आयंस दोनों क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये जो बच गया हाइड्रोजन का एटम जो जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये न्यूक्लियाई है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तब इसको प्रोटॉन इसलिए नेम बोला गया था क्योंकि H+, देखो अगर ये H+ है तो यहाँ पे देखोगे इसमें निकालो तो प्रोटॉन का नंबर तो 1 होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई नंबर होगा क्या H+ में? नहीं, 0 हो गया। और न्यूट्रॉन का भी नंबर क्या हो गया? न्यूट्रॉन तो 0। ऑलरेडी 0 ही होता है, हाँ। होता है ना? न्यूट्रॉन तो होता नहीं है हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली जो H+ आयन था तो H+ का जो भी प्रॉपर्टीज था वो किससे मैच करेगा? प्रोटॉन से मैच करेगा, क्योंकि उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही न्यूट्रॉन है क्या? ये दोनों तो 0 हो गया। तो H+ के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो किससे रिसेंबल करेगा? वो प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आ रहा होगा? प्रोटॉन की ही वजह से आ रहा होगा ना। H+ का जो मास होगा वो प्रोटॉन की वजह से ही होगा, H+ का जो चार्ज होगा वो भी प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा होगा। तो जो भी H+ का प्रॉपर्टीज होगा वो किससे मैच करेगा? प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज से मैच करेगा, बोलो। यस सर। यस। तो इसलिए प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा था, इसलिए इसको ये जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आए थे इसलिए इसका नेम क्या रख दिया गया था? प्रोटॉन्स नेम रख दिया गया था। बात समझ में आया? हेलो, सर। यस। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोटॉन्स बोला गया। एनोड रेस को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन बोला गया। लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो लिखेंगे इसमें डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट में जैसे कैथोड रेस में हम लोग लिखे थे कि वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब एनोड रेस के केस में वो सेम चीज हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ तो? नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं बोल सकते हैं अब ये बताना कि एनोड रेस जो होगा ये यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंशिएट करता है दोनों कैथोड रेस को और एनोड रेस। तो एनोड रेस क्या करेगा? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसको एक्सप्लेन कर सकता है कोई क्या? सर क्योंकि से अलग अलग एटम के से अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन से इससे मतलब नहीं है ना। एक्चुअली देखो एनोड रेस का कंपोजिशन क्या होता है? एनोड रेस के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ही बचेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एनोड रेस में क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचा? उसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ही तो बचा ना। अब जैसे इसके जगह मान लो हम कोई हीलियम गैस ले लें शुरुआत में, चलो पहले एग्जांपल लेते हैं। शुरुआत में हाइड्रोजन गैस लिए थे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के केस में ये H था तो H+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एनोड रेस का कंपोजिशन क्या था? एनोड रेस के यही तो है एनोड रेस का कंपोजिशन, H+ जो है यही एनोड रेस को कंस्टिट्यूट कर रहा है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इसको अगर हम लोग दूसरे गैस से चेंज कर दें, जैसे मान लो हीलियम ले लें,
तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बचेगा He+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में एनोड रेस का कंपोजिशन क्या हो गया? He+ हो गया। हीलियम का जो न्यूक्लियाई बचा वो एनोड रेस का कंपोजिशन हो गया। अब देखो तो H+ और He+ इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होंगे क्या? नो सर। सेम होंगे? बताओ, खुद देख पा रहे हो, क्योंकि No, हाइड्रोजन का जो मास होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और हीलियम के एटम का जो मास होगा वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एटम ही चेंज हो जा रहा है ना, एटम ही चेंज, डिफरेंट एटम्स आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको अगर हाँ सर। और दूसरे गैस से हम लोग रिप्लेस कर दिए, जैसे नियॉन ले लिए। अब नियॉन अगर हम लोग ले लेंगे तो नियॉन के केस में क्या आएगा? नियॉन का न्यूक्लियाई आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये बच गया। तो अब एनोड रेस का कंपोजिशन में क्या आ जाएगा? Ne+ हो गया, नियॉन का न्यूक्लियाई आ जाएगा। तब नियॉन का प्रॉपर्टी और He+ का प्रॉपर्टी ये सेम होगा क्या? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के मास डिफरेंट होंगे, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हो जा रहे हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएंगे? सेम रहेंगे या डिफरेंट हो जाएंगे? बताओ। डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए एनोड रेस जो होता है ये, अगर गैस हम लोग चेंज करते जाए उसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएंगे? एनोड रेस के वो चेंज करते जाएंगे। बात समझ में आया? एक्सप्लेन कर लोगे ना क्यों चेंज हो रहा है? लेकिन Yes, कैथोड रेस में क्यों चेंज नहीं हो रहा था? क्योंकि कैथोड रेस के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स ही था मेन कंस्टिट्यूएंट। तो इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन से निकले या हीलियम से निकले या नियॉन से निकले, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज वो सेम ही रहेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज एक जैसे ही रहते हैं, उनका ना तो मास डिफरेंट होगा ना ही चार्ज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कैथोड रेज में मेनली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, इसलिए उनके प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एनोड रेज के अंदर जो होता है, गैस के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, गैसियस एटम्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, तो वो न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट एटम्स के केस में डिफरेंट होगा, इसलिए एनोड रेज जो होता है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। गॉट इट? ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस था, ये ध्यान रखना था बस इसमें। अब इसमें देखो, एक्चुअली एक चीज आया था कि जो कैथोड रेस के केस में, दोनों रेस के केस में एक चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया था। ठीक है, कैथोड रेस का मेन ये चार्ज बाय मास रेशियो जब कैथोड रेस के केस में निकाला गया, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है, तो ये क्या बताओ तो, चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रेस का कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। कैथोड रेस के केस में चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? बताओ। सेम रहेगा। सेम रहेगा। अभी बताएं, कैथोड रेस जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कोई भी गैस हम लोग चेंज भी करते जाएं तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि कैथोड रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलेगा, उसका ना तो चार्ज चेंज होने वाला है ना ही मास चेंज होने वाला है। तो नेचर ऑफ द गैस चेंज भी होते जाएगा तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है ना? वो कभी चेंज होगा क्या? वो चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये कैथोड रेस के केस में ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब रेशियो निकाला जाता है तो ये कांस्टेंट आता है, और इसका वैल्यू कितना आता है? ये आता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यूनिट कूलम पर केजी, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और मास का ऐसा यूनिट है केजी। ठीक है, तो कैथोड रेस का जो चार्ज बाय मास रेशियो आया ये हमेशा कांस्टेंट था, अलग अलग गैसेस के केस में भी ये कांस्टेंट था और इसका वैल्यू हमेशा इतना फिक्स रहेगा। लेकिन एनोड रेस के केस में ये चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? बताओ। चेंज होगा। चेंज होगा, क्योंकि अगर मान लो चार्ज अगर सेम भी हो गया लेकिन मास तो अलग अलग गैस का तो डिफरेंट हो जाएगा ना। जैसे हाइड्रोजन गैस के केस में मास डिफरेंट होगा, हीलियम गैस के केस में मास अलग हो जाएगा, नियॉन गैस के केस में मास और भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मास डिफरेंट हो गया तो ये रेशियो कभी कांस्टेंट रह सकता है क्या? बोलो। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो इसलिए एनोड रेस के केस में चार्ज बाय मास रेशियो जो हो जाएगा ये क्या होगा? डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो गैसेस अगर चेंज हो जाएगा तो ये उनका चार्ज बाय मास रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस इसलिए यूज किया गया था एनोड रेस वाले एक्सपेरिमेंट में
क्योंकि हाइड्रोजन गैस का चार्ज बाय मास रेशियो जो है सबसे मैक्सिमम आया था। क्यों मैक्सिमम आया था? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मास देखो, बाकी सारे गैसेस से हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस है या नहीं है, बताओ? है। क्योंकि Yes, sir. सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ही है ना। गैसेस में अगर हम लोग कंसिडर करें तो एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 है। बाकी सारे गैसेस का मास नंबर तो 1 से ज्यादा ही होगा ना। तो ये Yes, sir. मास जितना कम होगा, ये चार्ज बाय मास रेशियो उतना ही ज्यादा होगा मैक्सिमम। तो सबसे मैक्सिमम ये रेशियो किस केस में आया था? मैक्सिमम आया था हाइड्रोजन गैस के केस में, इसलिए हाइड्रोजन गैस यूज किया गया था, मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू जो है हाइड्रोजन गैस के केस में सबसे मैक्सिमम आया था, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैथोड रेस के केस में चार्ज बाय मास रेशियो जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू इतना फिक्स रहेगा। एनोड रेस के केस में गैसेस अगर चेंज होगा तो उसका वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सही मास ऑफ द एटम है। हाँ, ऑब्वियसली वो मास ऑफ तो द आप एटम ही लेंगे ना, क्योंकि उसमें तो एनोड एमई क्यों रेस लिखे फिर वहां पे? कहाँ पे? एमई। अच्छा, ये तो कैथोड रेस का है, तो कैथोड रेस में तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा ना। एमई मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। और एनोड रेस के केस में तो एटम का मास आ जाएगा ना, क्योंकि एनोड रेस में कंपोजिशन क्या आ रहा है? वो एटम का न्यूक्लियाई आ रहा है। ठीक है, यस सर। चलो इसमें यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी पूछा जाता है, एनोड रेस और कैथोड रेस में तुमको डिफरेंशिएट करने बोला जाएगा, तो ये लिख लेना है। चलो अब इसमें एक टेबल बना देते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, ये इसमें इसका मास और चार्ज हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा टेबल बना लो तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, सबसे पहले इधर नेम लिख रहे हैं, सिंबल, एब्सोल्यूट चार्ज, फिर इधर मास ये केजी में लिखेंगे, और एक और है मास एमयू में, एमयू या फिर यू। ठीक है, तो इस टाइप का टेबल बना लो। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंबॉलिकली स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ तो? मैग्नीट्यूड पता है तुम लोगों को? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? सो 1.6 into 10 to the power minus 19। हाँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम लोग आगे माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, माइनस साइन मतलब वो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलो, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? सो 9, 9.1 इंटू 9.1, 10 to the power minus 31 kg. हाँ 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। अब ये मास केजी में लिखना है, चलो इसी तरह एमयू में बाद में लिखेंगे। चलो ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, बस प्रोटॉन के केस में यहाँ पे प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है बताओ केजी में? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। kg. 27 केजी। ठीक है, चलो अब तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे कोई चार्ज होगा क्या? नहीं। चार्ज हो गया जीरो, न्यूट्रल होता है ये। मास इसका प्रोटॉन के ही बराबर है, 1.67 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब देखो एक ये एमयू में हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, तो तुम लोग एक रिलेशन पढ़े होगे ग्राम और एमयू के बीच में। क्या रिलेशन होता है? 1 एमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। 24। या फिर इसको केजी में लिखें तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। 27 kg.
ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हो ना ये रिलेशन? ये Yes, sir. एक्चुअली क्या है, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है ना। तो ये Na का जब वैल्यू पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये एग्जैक्टली इतना आ जाएगा। पता है ना, ये रिलेशन पढ़े होगे मोल कॉन्सेप्ट में। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, तो इसको तो हम लोग 1 AMU लिख सकते हैं। ये भी 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाता है 0.00054 AMU। तो यहाँ पे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, देख रहा है? 1 AMU, मतलब इन दोनों का अगर 1 AMU, इसके रेस्पेक्ट में ये 0.00, मतलब 3 डेसिमल तक जीरो ही है और फिर 54 है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्या? इन दोनों के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर Yes. सकते हैं? क्योंकि Yes, इन sir. दोनों के रेस्पेक्ट में तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा ना। Yes, sir. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। इसलिए देखे होगे कि जब हम लोग मास नंबर लिखते हैं, किसी भी मास नंबर जब हम लोग करते हैं, तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जोड़ा जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ा जाता है। Neutron. इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जोड़ा जाता है क्या? नहीं। नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो मास है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का एटम के मास में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसका मास इतना कम है इन दोनों के रेस्पेक्ट में कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से एटम के मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर गेन भी हो गया इलेक्ट्रॉन या लॉस भी हो गया तो उससे मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज होगा। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही नंबर ऐड किया जाता है। तो जो भी मास आता है एटम का मास, वो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। Yes, sir. तो जो भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है? ये पढ़ चुके हो तुम लोग, क्लियर है? तो ये टेबल ड्रॉ कर लो तुम, ये टेबल इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है तुम लोग को, ये डेट, ठीक है? तो इसको लिख लो जल्दी से। लिख लोगे तो बोलना। Sir, लिख लिए। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ये सब तो पढ़े ही होगे तुम लोग यार, 9th में पढ़े हो ना, ये सारा तो डिटेल में है ही 9th में, प्रॉपर्टीज सब। अब इसके बाद देखो, ये सब, ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तुमने, उस न्यूट्रॉन, ठीक है? उसका डिस्कवरी वो एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना पड़ता है हमें, बस ये दो इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कैथोड एनोड रेस के बारे में तो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। क्या चीज? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वो क्या है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही यूज किया गया था, ठीक है? तो एक बार देख लेना, उसको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है वो, तो एक बार पढ़ोगे, वो पैराग्राफ दिया हुआ है तो वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा खुद ही, ठीक है? एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं कोई डाउट होगा तो वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एक बार खुद से पढ़ के देखना, उसमें कुछ है नहीं, वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्टेब्लिश करने के लिए ही उसको यूज किया गया था, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो पता करने के लिए। एक बार देख लेना, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक बार पढ़ के देखना, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो, अब इसके बाद हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक मॉडल्स में तुम लोग ये सब पढ़े होंगे, जल्दी जल्दी बताना इसमें। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया था ये थॉमसन मॉडल था, पढ़े होगे ना? प्लम पडिंग मॉडल जिसको बोला जाता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम।
प्लम पुडिंग मॉडल था ये, इसका दूसरा नेम प्लम पुडिंग मॉडल। ये किस टाइप का मॉडल था बताओ तो, सो ये कैसा बताया था एटॉमिक मॉडल वाटरमेलन के बारे जैसा। में? हाँ, मतलब ये बोला था कि कोई भी एटम जो होता है वो एक जस्ट वाटरमेलन की तरह होगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा, मतलब ये इस टाइप का स्फीयर होगा और इस स्फीयर के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा, इसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं ना एम्बेडेड, उसी तरह सीड्स की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सीड्स की तरह एम्बेडेड होंगे। तो ओवरऑल तो ये बोला था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा यूनिफॉर्मली उतना ही इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दोनों बैलेंस कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। बट ये एटम के न्यूट्रलिटी को तो बता रहा था, लेकिन एटम के स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस टाइप का एटम अगर रहता, एटम का अरेंजमेंट इस टाइप का होता है क्या? नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो इसलिए इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। प्लम पडिंग मतलब पडिंग एक केक होता है ना, केक से रिलेट किया गया था इसको, जैसे केक केक एक स्फीयर की तरह होगा और केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं एम्बेडेड वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें ड्राई फ्रूट्स की तरह एम्बेडेड है, इसलिए इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसका रेफरेंस वहां से लिया गया था। तो ये मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ बताओ? क्योंकि ये देखो, एक तो ये एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम कैसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा चीज कि ये न्यूक्लियस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। न्यूक्लियस के बारे में ये कुछ बताया था क्या? बोलो। नहीं। नहीं Does सर। not give any information about nucleus। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो इसलिए ये इसका एटॉमिक मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा जो मॉडल हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा मॉडल है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड्स का एक एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग पढ़े होंगे। तो रदरफोर्ड्स मॉडल में ये क्या था एक्चुअली, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोला जाता है। रदरफोर्ड जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी। अब यहाँ पे बताना, रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? अल्फा रे स्कैटरिंग। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये डिटेल में तुम लोग पढ़े होंगे, बताओ इसमें अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? तुम लोग वो डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम, उसमें बता दे रहे हैं कि एक गोल्ड फॉइल लिया गया था, बहुत ही पतला थिन गोल्ड फॉइल लिया गया था। गोल्ड का ही सिलेक्शन क्यों किया गया था मेटल में, बताओ? बहुत हैवी होता है। सर हाईली मिलायबल। मेलेबिलिटी होता है सर उसमें बहुत ज्यादा। हाँ, गोल्ड का मेलिएबिलिटी जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, हाईली मेलिएबल मेटल है सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट, तो इसलिए उसको हमको एक बहुत ही पतला शीट चाहिए था, ताकि उसमें बहुत ही कम नंबर ऑफ एटम्स हो, जितना मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हो सके उतना मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हमको चाहिए था, इसलिए गोल्ड फॉइल यूज किया गया और उससे अल्फा रेस पास कराया गया। ठीक है, वो देखोगे, वो डायग्राम देखना बुक में। अल्फा रे जैसे ही गोल्ड फॉइल से पास किया गया, बताना इसमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आया था, तो 3-4 ऑब्जर्वेशन थे। ऑब्जर्वेशन शुरुआत में क्या क्या आया था बताओ? व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ऑब्जर्वेशन बताओ तो। सर 12,000 रे में से सर सिर्फ एक रे सर रिवर्स हो गया था, बाकी सब सर। अच्छा, सबसे पहला ये था कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है, यस। मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। अनडिफ्लेक्टेड। यस सर। कि मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग जैसे 1000 के केस में अगर बात करें, ठीक है, या 20,000 का सैंपल ले लेते हैं, तो 20,000 के केस में ऑलमोस्ट मतलब 19,800 या उससे भी ज्यादा रेस क्या था, 19,900 या 19,950,
मतलब मैक्सिमम 99.9% रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया था। गोल्ड फॉइल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसमें कोई 99.9% रेज जो है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया, मतलब वो स्ट्रेट एक लाइन में ही चलते रह गए। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था बताओ? सम रेज वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। Small eye. हाँ, तब ये जो कुछ रेज जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल से, ये रेज कौन से थे बताओ? जो बिल्कुल एकदम न्यूक्लियस से करीब से गुजर रहे थे, स्मॉल एंगल, ठीक है। मतलब जैसे मान लो 10 या 20 रेस ऐसे थे जो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहे थे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ था। क्लियर है? अब डिफ्लेक्शन हुआ था। अब अल्फा रेस का नेचर जो होता है, अल्फा रेस का नेचर क्या है बताओ तो? पॉजिटिवली अल्फा रेस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा रेस। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रे है, तो अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के करीब से गुजरने पे, अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जरूर न्यूक्लियस के करीब में या न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा ना, उससे दूर जाएगा। क्योंकि सिमिलर चार्ज होगा तभी तो वो रिपेल होगा। अगर अपोजिट चार्ज होता तो वो तो न्यूक्लियस की तरफ जाता ना, वो न्यूक्लियस की तरफ वो मुड़ जाता, लेकिन न्यूक्लियस से वो दूर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट जो चार्ज पार्टिकल है, वो किस टाइप का चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है बताओ तो? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। Positive. तो तभी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये आया था। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया था बताओ? कि वेरी फ्यू रेज, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 में से एक रे हो रहा था कि वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, मतलब जिस पाथ से वो गया था वो सेम ही पाथ से वापस आ गया। तो वेरी फ्यू रेज वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। मतलब 20,000 में एटलीस्ट एक रे ऐसा था जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था। और 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कौन सा रे होगा बताओ? जो बिल्कुल एकदम न्यूक्लियस के बीचों बीच से जो पार हो रहा होगा, एकदम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो पास हो रहा होगा, वही रे क्या है? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन वो फेस करेगा। और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन में क्या होगा? वो बिल्कुल डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है एंगल? बोलो। 180 डिग्री। 180 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, मतलब एटॉमिक मॉडल के बारे में कंक्लूड किया गया। क्या कंक्लूजन आया था बताओ? कंक्लूजन्स बोलो अल्फा रे का क्या क्या कंक्लूड किया गया था इन सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे? कंक्लूड क्या क्या हुआ था? some masses resides in the only the center. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोस्ट ऑफ द रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है, तो इसका मतलब कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होगा, ऑलमोस्ट 99% स्पेस जो होगा एटम का क्या होगा? वेकेंट होगा, एकदम खाली होगा, बिल्कुल Empty. पूरा एम्प्टी होगा, ठीक है। और एटम का जो मास होगा वो कंसंट्रेटेड कहाँ पे होगा बताओ? वो बिल्कुल बहुत ही छोटे से अमाउंट, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होगा, जो जिसको कि क्या बोला गया, जिसका नेम क्या रखा गया? न्यूक्लियस रखा गया, Nucleus. ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज पाया गया? ऑब्वियसली Positive. उसके अंदर, क्योंकि अल्फा रे डिफ्लेक्ट दूर डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कुछ कुछ कैलकुलेशन भी किया था। कैलकुलेशन से ये रेडियस ऑफ द एटम का पता किया था। तो कैलकुलेशन से रेडियस ऑफ द एटम कितना आया था बताओ तो? एटम का रेडियस जो आया था ये अबाउट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आया 10. था, ठीक है, 10 टू द पावर। और अगर उसी टाइम जब न्यूक्लियस का ये रेडियस कैलकुलेट किया था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये ऑलमोस्ट देखो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर आया था। तो अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 5 टाइम्स का डिफरेंस है ना। मतलब एटम के रेडियस से और न्यूक्लियस के रेडियस में 1 लाख टाइम्स कम है। मतलब अगर हम लोग एटम एज्यूम करें, तो एटम का रेडियस जितना होगा और न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो एटम के रेडियस से, एटम का रेडियस
1 लाख टाइम्स कम होगा उससे। मतलब जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे अगर ये हम लोग अगर इसको न्यूक्लियस माने, तो एटम का जो रेडियस होगा ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। तो समझ रहे हो ये 5 यस सर। किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो न्यूक्लियस को अगर हम लोग एक बॉल शेप का अगर एज्यूम करें, तो एटम क्या होगा, एटम का रेडियस उसके रेस्पेक्ट में कितना किलोमीटर का होगा, वो 5 किलोमीटर का रेडियस होगा। तो मतलब समझ रहे हो ना कि कितना स्पेस खाली होगा एटम के अंदर। तो एटम के अंदर ये पूरा स्पेस जो है ये पूरा वेकेंट ही है एकदम। जो भी मास कंसेंट्रेटेड है या जो भी चार्ज कंसेंट्रेटेड है वो इस बॉल के अंदर ही है, जस्ट इस पॉइंट के अंदर ही होगा। और बाकी पूरा 5 किलोमीटर वाला स्पेस या 5 किलोमीटर रेडियस वाला स्पेस पूरा वेकेंट है। मतलब 99.9% स्पेस जो है एटम का क्या रहता है, वेकेंट रहता है। तो ये इस टाइप का है। और ये जो बीच में कंसंट्रेटेड है मास, जहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था उसको प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा था, और दूसरा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। पढ़े होगे तुम लोग, प्रोटॉन यस और सर। न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोल दिए थे। और इलेक्ट्रॉन्स फिर कैसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इसके अंदर, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे सोलर सिस्टम का होता है ना, सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट होता है, कैसा होता है अरेंजमेंट बताओ, उसी से रिसेंबल किया गया इसको। ऑर्बिट्स। सन सेंटर में रहता है और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे एटॉमिक मॉडल को भी उसी तरह बोला गया कि एटम बीच में रहेगा, वो ये एटम है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। ठीक है, तो इसको ये प्लैनेटरी सिस्टम से इसको कंपेयर किया गया, सोलर सिस्टम से इसको कंपेयर किया गया एटॉमिक मॉडल को। तो ये था रदरफोर्ड्स का मॉडल, जो कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन और उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया था। इसमें एक चीज ये बताना, चलो पहले ये देखना, इसमें बुक में दिया हुआ है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ये बुक में दिया हुआ है, उसमें देख लें। ये तुम लोग 9th में भी पढ़े होगे, ये सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़े हो ना, ये सारा चीज। यस सर। चलो ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, ये बताना, ये एटॉमिक मॉडल, ये रदरफोर्ड का भी मॉडल एक्चुअली में फेल हो गया था, क्योंकि बाद में जब बोर्स मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, अभी बोर्स मॉडल डिटेल में करेंगे हम लोग, तो जब बोर्स मॉडल, नील्स बोर का मॉडल आया तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। बता सकते हो फेलियर क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था, फेलियर ऑफ। सर सो रदरफोर्ड ने कहा था सर, जो ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सर वो कभी लॉस नहीं होगा, वो हमेशा घूमते रहेगा। लेकिन लॉस नहीं होगा, नहीं, ये क्या बोला था कि जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एटम के अराउंड रिवॉल्व करेगा, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तब एक मैक्सवेल का एक थ्योरी है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में एक थ्योरी है मैक्सवेल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। तो वो मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम अभी तक जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। तो मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है, अगर वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन मतलब समझते हो, यस सर। वेलोसिटी का चेंज होना, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो अगर कोई भी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, यह सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर ये घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो ये वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, बताओ तो। वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में हम लोग मैग्नीट्यूड, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे मान लो कुछ अज्यूम करते हैं, जैसे 5 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, अज्यूम, जस्ट एजम्पशन है ये। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अब यस सर। इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे बताते हैं, अगर सर्कुलर मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो डायरेक्शन उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, मतलब जहां पे वो ऑब्जेक्ट होगा
हम लोग उस सर्कल पे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया और इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इस केस में इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गया तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन इधर होगा। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है। यस सर। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कुलर मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी तो चेंज होगा, यस सर। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेशन हो ही रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। तो मैक्सवेल का थ्योरी यही था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी एमिट करता है। एनर्जी धीरे धीरे ये क्या करते जाएगा, लूज करते जाएगा, एनर्जी ये एमिट करते जाएगा। मतलब इसका धीरे धीरे एनर्जी वो रिड्यूस होता जाएगा, एनर्जी कम होते जाएगा। तो अगर एनर्जी कम होते जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो धीरे धीरे ये एनर्जी एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करते जाएगा, और धीरे धीरे एनर्जी एमिट करते करते इसका एनर्जी इतना कम हो जाएगा कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या होगा कि न्यूक्लियस से ही ये कोलाइड कर जाएगा। क्योंकि ये स्पाइरल पाथ ऐसे फॉलो करना चाहिए। देखो जैसे अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, एनर्जी अगर कम होते जाएगा तो ये धीरे धीरे लूज करते जा रहा है एनर्जी, और एक टाइम ऐसा आएगा कुछ टाइम बाद ये इसको क्या कर देना चाहिए, न्यूक्लियस से जाके ये कोलाइड कर जाना चाहिए, होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल होता क्या, अगर वो नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाता। और ये कैलकुलेशन जब किया गया था तो ये टाइम आया था कि कोई भी एटम जो होता है ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड्स के अंदर ही किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो हम लोग देखें, अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम एग्जिस्ट करता, नहीं। नहीं करता। इसका मतलब ये फेनोमेनन नहीं हो रहा होगा, तभी तो एटम स्टेबल है। ठीक है, तो ये चीज था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों एटम स्टेबल है। इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए था, वो अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाता न्यूक्लियस के साथ तो एटम अनस्टेबल हो जाता और उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों एटम स्टेबल है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसी ये फेलियर था किसका, रदरफोर्ड का मॉडल का। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया नील्स बोर के मॉडल में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल में। वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तुम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड का ये फेलियर ध्यान रखना कि रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसको एक्सप्लेन कर लोगे ना, क्यों क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि वो मैक्सवेल के थ्योरी को क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होने की वजह से वो एनर्जी एमिट करता है, और एनर्जी एमिट करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एमिट करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जिससे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाना चाहिए था, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए रदरफोर्ड के भी मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यही था ड्रॉबैक रदरफोर्ड के मॉडल का। लाइन स्पेक्ट्रम को भी तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। हाँ, वो सब हम लोग देखेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जैसे बोर्स मॉडल हम लोग जहाँ पे पढ़ेंगे तो बोर्स मॉडल में देखेंगे कि बहुत सारे विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहे थे। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ रहे थे, मतलब डिफरेंट कलर्स का एक स्पेक्ट्रम बन रहा था, अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ के रेंज का या फ्रीक्वेंसी का अलग अलग स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो वो चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उसको। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट और? नहीं सर, तो ये, हाँ बोलो सर। जब हम लोग का जो पहले क्लास हो रहा था सर, उसमें बहुत सारा डाउट क्वेश्चन था मोल्स कॉन्सेप्ट में सर, तो वो कैसे? तो वो ग्रुप में ना, ग्रुप में भेजो।
सो जो भी लाइव क्वेश्चन तो हाँ डिस्कशन करना था। अच्छा ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास में चलो शुरुआत में 5-10 मिनट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में या फिर एक क्लास लगा देंगे तुम लोग का, जहाँ सारा डाउट एक साथ कलेक्ट करके रखो, यस सर, एक बुकलेट का क्लास सेटअप था। लगेगा। हाँ सर, तो सारा बुकलेट का एक जगह बना के रखो पहले, ठीक है। जितना भी एक जगह एक दिन कलेक्ट करके रख लो, एक सारा एक जगह एक क्लास लगवा देंगे, और उसके डाउट क्लास ही रहेगा वो, तो डिस्कस कर लेंगे, यस ठीक है। यस सर। चलो फिर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें और तुम सर सब जो पहले ही पढ़ ऑर्गेनिक, चुके हो ये सब, तो वो चलेगा, वो भी पैरेलली चलेगा उसमें। जब क्लास लगेगा तो अतुल सर वो पढ़ाएंगे, इधर ये क्लास लगेगा तो दोनों पैरेलल में ही चलेगा, यस सर। ठीक है। चलो, तो आज की कोई डाउट है क्या जो आज के लेक्चर में? ये इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो पहले पढ़ रखे हो तुम लोग। सर ये टेस्ट में एक नहीं बार आएगा? देख लेना एनसीईआरटी टेस्ट का सिलेबस मिला होगा ना, हाँ, मोल उसमें मोल कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट लिखा सिर्फ। हुआ है सर। हाँ ठीक है, तो वही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। यस तो एक बार एनसीईआरटी से भी तुम लोग एक बार इसको जस्ट रीडिंग मार लेना एक, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसके बाद बोर्स मॉडल, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार इसको भी देख के रखना तुम लोग, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको, सर, इसका पीडीएफ भेज ठीक है। दीजिएगा। तो सब ये वाला, हाँ ठीक है, भेज देंगे। और सर चलो, किसी बुकलेट को का कोई डाउट है क्या इसमें? आज के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो फिर ठीक है, तो एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। तो एक बार इसको सर, देख के रखना तुम लोग, ये पढ़ के भी रखना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, एक बार देख के रखना बुक से, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, क्या कोई थैंक कुछ यू सर। पूछ रहा था क्या कोई? चलो ठीक है, थैंक यू।